लेक्चर सीरीज में वो कल हमने अध्ययन कर लिया था गाउस का नियम। तो गाउस के नियम के आज वो हमने कुछ है वो अनुप्रयोग है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें वो गाउस नियम की जो व्युत्पत्ति है वो कूलॉम नियम से कैसे करेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कूलॉम नियम से गाउस प्रमेय की उत्पत्ति। तो कूलॉम नियम से गाउस प्रमेय की उत्पत्ति ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं एक ऐसा पृष्ठ जो समतल नहीं है। ठीक है, तो ये एक पृष्ठ ले लिया, ये पृष्ठ मान लो एस पृष्ठ है, एस पृष्ठ। अब इस पृष्ठ के अंदर ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर हम एक रखते हैं आवेश Q। क्या रखते हैं? आवेश Q। तो इस Q आवेश के कारण क्या होगा? Q आवेश के कारण है वो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हमारे को करना क्या है? कूलॉम नियम से गाउस प्रमेय की उत्पत्ति करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? Q आवेश है, Q आवेश से r दूरी पर एक लेते हैं क्षेत्रफल अल्पांश। Q आवेश से r दूरी पर लेते हैं एक क्षेत्रफल अल्पांश इस प्रकार से। और ये क्षेत्रफल अल्पांश हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया ds वेक्टर, और ये मान लेते हैं यहाँ पर आपका हो गया विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। और इनके मध्य कोण बन रहा है थीटा। कौन सा कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। ये ले लिया हमने क्षेत्रफल अल्पांश। तो इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो यहां से क्या होगा? इस छोटा से जो हमने अल्पांश लिया है इसमें से क्या निकलेगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। और इस छोटे से अल्पांश में से अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा? आपका विद्युत फ्लक्स होगा। तो वो विद्युत फ्लक्स हमें यहां से निकालना है कि कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो अल्पांश ds के कारण विद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश ds के कारण विद्युत फ्लक्स है वो कैसे निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स अल्पांश होगा तो d फाई निकलेगा। d फाई बराबर क्या हो जाएगा? e ds cos थीटा। e ds cos थीटा। ये क्या आ गया हमारा? इसे अल्पांश ds के कारण विद्युत फ्लक्स है वो आ गया। अब यहां पर देखो इस Q आवेश के कारण हमारे को चाहिए क्या? इस Q आवेश के कारण r दूरी पर एक अल्पांश ds है। तो इस Q आवेश के कारण r दूरी पर जो ये अल्पांश ds है यहां पर कूलॉम बल कितना लग रहा है? तो यहां पर देखो कूलॉम के नियम से F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस Q आवेश के कारण यहाँ पर जो r दूरी पर एक कोई बिंदु है, यहाँ पर अल्पांश है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हमारे को बल देखना है यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या लेकर आएंगे? एक धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे, Q नोट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका बल लगेगा इसके और इसके मध्य वो कितना लगेगा? k q नोट अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। अब हमारे को चाहिए क्या? हमारे को चाहिए क्या? इस बंद पृष्ठ जो हमने अल्पांश लिया है इसमें हमारे को चाहिए विद्युत फ्लक्स इस Q आवेश के कारण। तो अगर हमारे को इसमें विद्युत फ्लक्स चाहिए तो हमारा विद्युत फ्लक्स d फाई आया है और वो किसके बराबर है? e ds cos थीटा के, मतलब e का मान चाहिए। और e का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? e का मान हम निकाल सकते हैं अगर हम फोर्स निकाल लेंगे, और फोर्स निकालने के बाद में हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? e बराबर f अपॉन q नोट। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो अब देखो आगे, अब यहां से देखो आपको पता है कि e बराबर, चूंकि E बराबर क्या होता है आपका? F अपॉन Q नोट। तो यहां से इस F का मान यहां पर रख दो तो E बराबर क्या हो जाएगा? K Q नोट अपॉन Q नोट। तो यहां से सॉरी R स्क्वायर भी आएगा। तो यहां पर Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका? जो E बराबर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? K Q अपॉन R स्क्वायर आ गया। अब देखो यहां पर इस E का मान है वो आप इसमें रख दो तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? D फाई E बराबर E का मान रखो यहां से, तो E का मान क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया आपका KQ अपॉन R स्क्वायर। और आगे क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। अब ये तो हमारे को मिला है कि अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स। हमारे को तो इस पूरे बंद पृष्ठ में है वो क्या चाहिए होता है? विद्युत फ्लक्स चाहिए होता है ना। तो यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे? पूरे का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो पूरे का जैसे हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से आपका जो ये तो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, फाई ई। और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? k तो बाहर आ जाएगा, k q भी बाहर आ जाएगा। और समाकलन होगा किसका? केवल बंद पृष्ठ ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और जो ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है, ds cos थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं डी ओमेगा या डी ओम। ये होता है आपका घन कोण, इसको क्या कहते हैं, घन कोण। ये देखो यहाँ पर ये क्यू आवेश है, वो क्या कर रहा है, इस क्षेत्र अल्पांश पर जो ये कोण बन रहा है ना यहाँ पर, ये होता है आपका डी ओमेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ पर ड्राइव नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो आपका डी ओमेगा वो कैसे आया, आपको ध्यान रखना है कि डी ओमेगा वो क्या होता है आपका डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन और डी ओमेगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो बंद पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई। क्या होता है, कोई भी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए अगर आप डी ओमेगा का क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो वहां पर आपका जो डी ओमेगा का समाकलन आएगा वो आएगा 4 पाई आएगा। ये आपको दो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डी ओमेगा, और बंद पृष्ठ के लिए अगर हमारे को डी ओमेगा का समाकलन चाहिए तो वो कितना आएगा हमारा 4 पाई। तो ये हमने 4 पाई रख दिया। तो अब यहाँ पर रख देते हैं इसको। तो यहाँ से देखो फाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, के को आप लिख सकते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और यहाँ से इसके पास में क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, मतलब फाई बराबर क्या आ गया आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होता है आपका गाउस का नियम, ये गाउस प्रमेय। फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है ना। तो ये आ गया कूलॉम नियम से गाउस प्रमेय की उत्पत्ति। कैसे किया, एक पृष्ठ लिया, उस पृष्ठ में हमने एक आवेश रखा, इस आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण हमारे को यहाँ पर देखना है कि इस आवेश से संबंधित फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स देखने के लिए हमने यहाँ पर एक ले लिया, छोटा सा क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया। तो इस छोटे से अल्पांश में क्या होगा, क्या गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा इस क्यू आवेश के कारण। तो वो छोटे से अल्पांश कारण विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ये हमने यहाँ से देख लिया था। फिर यहाँ पर हमने ई का मान हमारे को चाहिए था, तो ई का मान हम कहां से निकाल दें, गुलाम का नियम लगाते हैं यहाँ पर, और गुलाम नियम लगाते हैं, हमारे पास में बल आएगा तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, वहां पर अगर मान रख देंगे तो मान रखते ही आपके पास में ई का मान आ गया, और ई का मान आपने यहाँ पर रख दिया इसके अंदर। तो ई का मान रख दिया आपके पास में, ये आए समीकरण। फिर आपको ये याद रखना है कि डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। और इसको डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और एक बंद पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, 4 पाई। तो ये हमने 4 पाई रख दिया, के को हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो एफ आई बराबर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई हमारी कूलॉम नियम से गाउस प्रमेय की उत्पत्ति। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं गाउस प्रमेय के या गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस प्रमेय या गाउस के नियम के अनुप्रयोग। पहला जो इसका अनुप्रयोग होगा वो क्या होगा, देखो हम पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित रेखीय आवेश, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एल लंबाई के आवेशित तांबे के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ये हमारी हेडिंग रहेगी कि अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है, उसके कारण हमारे को एक बिंदु दे रखा होगा, उस पर हमारे को कोई भी बिंदु पी दे रखा होगा, उस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। या एल लंबाई का, मतलब अनंत नहीं है, एल लंबाई का कोई भी आवेशित तांबे का तार है, तो उसके कारण है वो हमारे को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करनी है। अब देखो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते थे, पीछे जो आता था उसमें हमने पढ़ा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक बिंदु आवेश होता था,
अब ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे को एक बिंदु दे दिया होता था कि पी बिंदु आ गया, ठीक है। अब इस पी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ज्ञात करनी, तो आप कैसे ज्ञात करते थे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? आप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या लिखते थे पहले तो यहाँ पर क्या लेकर आते थे, क्यू नोट आवेश लेकर आते थे, धन प्रेक्षण आवेश, फिर यहाँ पर आप बल निकाल लेते और बल निकालने के बाद बल का मान किसमें रख देते, E बराबर F अपॉन क्यू नोट में, वहां से आपका क्या आ जाता, E आ जाता। अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसका कारण है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण या L लंबाई के आवेशित तांबे के तार के कारण, मतलब इस बार है वो आपका क्या है, यहाँ पर एक L लंबाई का तांबे का तार है जिसके ऊपर क्या है, प्लस आवेश है, इस प्रकार से ये प्लस आवेश है जो L लंबाई का है। अब इस L लंबाई के तांबे के तार के कारण हमारे को कोई एक बिंदु P है, उस पर हमारे को ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, यहाँ पर बल ज्ञात करें इनके मध्य, इसके कारण बल, इसके कारण बल, इसके कारण बल, इसके कारण बल, कितने हैं यहाँ पर प्लस, हमें पता ही नहीं है, पता नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारे को किसी और तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा। पहले तो मेरे को बताओ इस L लंबाई के आवेश के जो आवेशित तार है, ये L लंबाई का तार है, इस L लंबाई के तार पर आवेश कितना है, इस L लंबाई के तार पर आवेश कितना है, इसके लिए हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। पहले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण को हम प्रतिष्ठित करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा बराबर क्या होता है आपका Q अपॉन L, ठीक है। कि मतलब L या एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश कहते हैं। तो यहाँ से आपका इस पूरी में अगर छड़ की बात करूं कि छड़ पर आवेश कितना होगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका लैम्डा L। इसका मतलब इस छड़ पर आवेश कितना है आपका, Q बराबर लैम्डा L। तो यहाँ पर हमें इस चीज से पता चला, रेखीय आवेश वितरण से यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस पर जो आवेश है वो कितना है हमारा, Q बराबर लैम्डा इंटू L, ठीक है। तो अब हमारे को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर इस पर आवेश कितना है। अब हमारे को इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताओ? तो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे कि जो आपका P बिंदु है, इस P बिंदु पर हम क्या कर लेंगे, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं गाउसी पृष्ठ की कल्पना। तो ये हम कुछ इस प्रकार से एक गाउसी पृष्ठ बनाते हैं। ये हो गया आपका एक गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। जैसे मैंने बताया था कि हमारा गाउसीय पृष्ठ है वो कैसा भी हो सकता है, फ्लक्स पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक बेलनाकार है वो क्या बना लिया, यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया। P बिंदु देखो यहाँ पर ये इसी के अंदर है, तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हमारे को P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ में चाहे आवेश यहाँ पर हो, चाहे बिंदु यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, इसके अंदर फ्लक्स है वो क्या करेगा, जितना ये डिपेंड, फ्लक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब स्थिति पर डिपेंड करता ही नहीं है फ्लक्स। फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करता है, गाउस के नियम से, कि उसके अंदर आवेश कितना है, उसके अंदर कुल नेट आवेश कितना है, उसी बात पर निर्भर करेगा विद्युत फ्लक्स। इस गाउसीय पृष्ठ से संबंधित जो भी विद्युत फ्लक्स होगा वो केवल और केवल उस बात पर निर्भर करेगा कि इसके अंदर कुल नेट आवेश कितना है। तो यहाँ पर भी अगर हमारे को यहाँ पर विद्युत फ्लक्स देखना है, P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स देखना पड़ेगा हमारे को पहले, फिर हम क्या निकालेंगे, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स के लिए हमने यहाँ पर की एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना, और इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर है वो P बिंदु कहीं पर भी हो आपका, उसके लिए विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, समान ही आएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक L लंबाई का आवेशित तार तो बना लिया, और यहाँ पर P बिंदु हमारे को दे रखा था, और P बिंदु को साथ में लेते हो हमने एक गाउसीय बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब देखो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हमें यहाँ पर क्या लेने पड़ेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश लेने पड़ेंगे। तो एक में क्षेत्रफल अल्पांश लेता हूँ यहाँ पर ds1, एक क्षेत्रफल अल्पांश लेता हूँ मैं यहाँ पर ds2, और एक क्षेत्रफल अल्पांश लेता हूं मैं यहाँ पर ds3। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, क्यों लेने पड़े हमारे को, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है आपका d बराबर E ds,
ये cos थीटा, ठीक है। कहने का मतलब जब भी हमारे को फ्लक्स निकालना होता है तब हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए हमारे को यहाँ पर आवश्यकता होगी क्षेत्रफल सदिश की। और क्षेत्रफल सदिश है, अब ये कोई ऐसे प्रकार से बिल्कुल ऐसा समझ लो, अगर उसके लिए तो हम क्षेत्रफल सदिश निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश। लेकिन हम यहाँ पर जो बेलनाकार गॉसी पृष्ठ है उसके लिए हम क्षेत्रफल सदिश है वो नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये भाई बेलनाकार गॉसी पृष्ठ क्यों लिया उसका भी एक मेन रीजन है ना। जैसे ये है तो अगर मैं इस पर क्या लेता, एक इस प्रकार से लेता तो यहाँ पर जो आवेश है वो आपका अनंत लंबाई का नहीं होता। नहीं तो बेलनाकार गॉसी पृष्ठ ले लिया तो यहाँ पर जितना रहेगा चाहे अनंत लंबाई का हो, इस साइड में जो भी आवेश होगा, 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 तो वो सारा क्या हो जाएगा उस बेलनाकार पृष्ठ में क्या हो जाएगा, जो गॉसी पृष्ठ उसमें कवर हो जाएगा। अगर मैं इसी के अलावा बेलनाकार पृष्ठ के अलावा मैं अगर क्या लेता, कुछ अन्य है वो क्या लेता, जैसे मैंने यहाँ पर अगर गोला लिया होता तो केवल इतनी दूरी का क्या होता आपका ये आवेश है वो कैलकुलेट होता, बाकी जो ऊपर का है वो रह जाता है यहाँ पर। इसलिए हमने यहाँ पर बेलनाकार गॉसी पृष्ठ लिया है। अब इसी बेलनाकार गॉसी पृष्ठ का हमारे को क्षेत्रफल सदिश चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश ले लिए, एक ds1 ले लिया, ds2 ले लिया और ds3 ले लिया। तो यहाँ पर बताओ जो ds1 लिया है तो इस पृष्ठ के तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा आपका ds1 की क्या होगी दिशा होगी, यहाँ पर ds वेक्टर होगा। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्लस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, प्लस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है लंबवत बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा आपका ds2 वेक्टर की दिशा इस प्रकार से और e वेक्टर की दिशा इस प्रकार से। तो मतलब कोण कितना बन रहा है 90 बन रहा है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी कितना कोण बनेगा आपका 90 बनेगा, ds3 नीचे रहेगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका कोण कितना बन रहा है आपका 90 बन रहा है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर एक आवेशित चालक ले लिया, आवेशित चालक से हमने क्या कर लिया यहाँ पर P बिंदु पर क्या एक गॉसी पृष्ठ की बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर ली, फिर हमने इस बेलनाकार गॉसी पृष्ठ पर क्या ले लिया क्षेत्रफल अल्पांश ले लिए। अब उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है यहाँ पर आया कितना है। देखो आपका क्या होता है पहले तो रेखीय आवेश वितरण से हमें आवेश देखना पड़ेगा ना। तो रेखीय आवेश वितरण से देखो जितने भी अनुप्रयोग है गाउस प्रमेय के, जितने भी अनुप्रयोग है उसमें एक क्रम रहता है कि पहले आपको ये लाइन लिखनी होगी, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो आपको क्रम आपको फॉलो करना है यहाँ पर ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि क्रम फॉलो करें, लेकिन आपको याद रहे इसलिए आपको क्रम फॉलो करना है। तो पहले तो आपको यहाँ पर जो भी आपको कुछ भी दे रखा हो, चाहे रेखीय आवेश दे रखा है, चाहे कोई प्लेट दे रखी हो, चाहे गोला दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, पहला आपका काम होगा कि जो भी उसको आवेश दिया गया है तो वो आवेश दे रखा है तो उसके लिए हमारे को कौन सा लगाना पड़ेगा यहाँ पर वितरण, रेखीय आवेश वितरण लगाना पड़ेगा या पृष्ठीय आवेश वितरण लगाना पड़ेगा या फिर आयतन आवेश वितरण लगाना पड़ेगा। अब ये तो एक रेखा में आवेश का वितरण हो रहा है इसलिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण से आपका जो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इनटू एल। अब यहाँ पर देखो गाउस के नियम से हमारे को निकालना है क्या, ऊपर देखो रेखीय अनंत लंबाई की रेखीय आवेश कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, फ्लक्स नहीं तो विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो गाउस नियम से, तो गाउस के नियम से क्या होगा, फाई बराबर क्या होता है आपका, फाई बराबर होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर। तो यहाँ से क्यू का मान रख दो तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा आपका क्यू का मान रख दिया लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे आपका अब देखो आगे हम क्या करते हैं, ये हमने जो अभी क्षेत्रफल अल्पांश लिया है इन क्षेत्रफल अल्पांशों के कारण वो विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल अल्पांशों के कारण विद्युत फ्लक्स। तो कितने क्षेत्रफल अल्पांश लिए, 3 लिए। तो हमारा क्योंकि ये सारे देखो क्षेत्रफल अल्पांश लिए तो हमारा जो कुल फ्लक्स आएगा वो भी क्या आएगा d फाई आएगा। d फाई किसके बराबर होगा, d फाई 1 प्लस का d फाई 2 प्लस का d फाई 3। भाई ये जो हो गया आपका d फाई 1 हो गया, ये d फाई 2 हो गया, ये d फाई 3 हो गया। अब यहाँ से देखो d फाई 1 है वो क्या होगा, d फाई 1 क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाओ आप। भाई आपके पास में फ्लक्स के दो ही तो फॉर्मूले हैं, एक तो फाई बराबर क्या होता है आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक होता है आपका फाई बराबर ds या es cos थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर आपने एक तो प्रयोग में ले लिया, दूसरा आपको प्रयोग में लेना है। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लक्स जो गाउस के नियम से फ्लक्स निकाला है और यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स निकलेगा उसकी हम तुलना कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो यहाँ पर डी फाई बराबर है, पहले डी फाई 1 देखो, डी फाई 1 क्या होगा आपका ई डी एस कोस थीटा
और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ds1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका EDS2 cos थीटा 2 और ये 1 और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका EDS3 cos थीटा 3। अब मेरे को बताओ यहाँ पर जो आपका थीटा 1 है वो कितना है, थीटा 1 कितना है, यहाँ पर देखो ds1 और e के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है। इसका मतलब आप लिख सकते हो चूंकि थीटा 1 है वो कितना है आपका 0 डिग्री है। फिर आगे आप देखो यहाँ पर ds2 और e के मध्य कितना कोण है, 90 है। इसका मतलब जो आपका थीटा 2 है वो कितना है, 90 है। उसके बाद में देखो आपका ds3 कितना है, ds3 में थीटा कितना है, ds3 नीचे और विद्युत क्षेत्र ऐसे तो मतलब थीटा 3 भी कितना होगा, 90 होगा। तो अब इनके मान रख दो इसके अंदर, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका d5 बराबर, मान लो यहाँ पर क्या हो जाएगा EDS1 और क्या होगा cos 0 डिग्री और प्लस का यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा EDS cos 90 और प्लस का EDS3 cos 90। अब बताओ cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। इसका मतलब आपको d5 मिलेगा, वो किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा EDS1। और चूंकि आपको पता है यहाँ पर कि सारे हमने क्षेत्रफल पास बिल्कुल सेम लिए हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका ds1 है वो बराबर है ds2 के, बराबर है ds3 के, और इसको पूरे को हम लिख सकते हैं ds। ठीक है भाई, जो भी हमने l5 लिए वो सारे के लिए बराबर लिए ना, इसलिए हमने सबको बराबर करके एक लिख दिया भाई ds है। अब यहां से देखो d5 बराबर EDS। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश का करना है। हमारे को तो इस पूरे क्षेत्रफल जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है उस पूरे बेलनाकार गाउसी पृष्ठ में हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें पूरे बेलनाकार गाउसी पृष्ठ में फ्लक्स निकालने के लिए एक तो हमारा होता है गाउस का नियम। गाउस के नियम से देखो तो कितना आसान हो गया था, फाई बराबर सिर्फ क्यू का मान चाहिए था और क्यू का मान हमने यहाँ से रेखीय आवेश वितरण से निकाल लिया। लेकिन हमारे को विद्युत क्षेत्र निकालना है ना कि फ्लक्स निकालना है, इसलिए हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमारे को एक अन्य जो दूसरा हमारा ये फाई बराबर EDS जो दूसरा फॉर्मूला था उससे भी हमारे को फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और उससे भी फ्लक्स निकालने के लिए जैसे अगर आपकी सतह बिल्कुल समतल हो या बिल्कुल आपकी नियमित हो तब तो हमारे को सीधा कोई वहां पर अल्पांश लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमारे को क्या मिल जाता है, क्षेत्रफल मिल जाता है, क्षेत्रफल सदिश मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी सतह समतल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये नियमित नहीं है, इसलिए आपको क्षेत्रफल अल्पांश लेना पड़ा। और क्षेत्रफल अल्पांश 1 लिया तो आपको तो सारा यहाँ पर क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स चाहिए ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ का जैसे समाकलन किया आपने तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये तो क्या बन गया आपका फाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा आपका ई तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर समाकलन होगा किसका, केवल ds का समाकलन होगा। अब देखो ds क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश, मतलब क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है बेलन की, जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी बेलन की लंबाई होगी, तो लंबाई है आपकी ये। और क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वैसे तो पता ही होना चाहिए आपको बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं पता है तो आप यहाँ पर याद करना है आपको, गोले बेलन जितने भी है सबको याद, गोले और बेलन इनके तो खास तौर से आपको याद करना है, ठोस गोला, गोला और बेलन, इनके तो आपको क्षेत्रफल और आयतन इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर देखो बेलन को किसी को पता नहीं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई स्केल होगी, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देखो यहाँ पर देखो ये मान लेते हैं त्रिज्या अगर r है तो ये चौड़ाई कितनी होगी 2πr होगी ना भाई, ये चौड़ाई कितनी होगी 2πr होगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो आपका ds है वो कितना होगा 2πr इंटू l। तो यहाँ से आपका फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा आपका e इंटू 2πr l। अब देखो समीकरण इसको 2 दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1। तो अब देखो समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से देखो क्या होगा, समीकरण 1/2 में फाई है, दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ पर फाई को जब आप बराबर करोगे 1/2 से तो फाई बराबर क्या है लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा e इंटू 2πr इंटू एल। तो यहाँ से जो घट रहा है उसको काट दो, कौन कौन घट रहा है, यहाँ पर l से l कैंसिल हो गया और कुछ नहीं घट रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आगे, यहाँ से हो जाएगा आपका e बराबर क्या हो जाएगा लेमडा एल तो है यहाँ पर, ये 2πr नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा अपॉन 2πr और एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा ना, एल से एल तो कैंसिल हो ही गया था यहाँ पर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, 2 से गुणा। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊपर देखो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, ऊपर तो आ जाएगा 2, और ये देखो क्या होगा, नीचे गुणा होगा 2 से, तो 2 और 2 इंटू कितने हो गए 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के, तो आपको ऊपर आ जाएगा 2 तो ये आ गया, और के ये बन गया 2 के लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे क्या बच गया आपका आर। तो ये आ गई आपका विद्युत क्षेत्र, आ गया ना। तो अनंत लंबाई के रे की आवश्यक के कारण विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। यहाँ पर हमारा पूरा प्रोसेस, जब भी हम गाउस का प्रमेय का पढ़ेंगे तो हमारा जो, जब भी हमारे को विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो आप ध्यान रखना, हमारे पास में विद्युत फ्लक्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, होते कि नहीं होते। एक तो होता है गाउस के नियम से, एक जो हमारे को पहला दिया गया है, फाई बराबर है कौन सा, ई डी एस कोस थीटा वाला। तो वहां से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर दोनों फाइयों के जो फाई है, जो फ्लक्स है, उनके मान निकाल लेंगे और उनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले गाउस के नियम से निकालना है। गाउस के नियम से फ्लक्स निकालने के लिए बस आपको क्यू की आवश्यकता होती है, और क्यू निकालने के लिए आप या तो रेखीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण या आयतन आवेश वितरण का प्रयोग करोगे। फिर आपको जो दूसरा निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको चाहिए क्या, क्षेत्रफल अल्पा चाहिए यहाँ पर। तो क्षेत्रफल अल्पा से आप इस प्रकार से फाई निकाल लोगे, और फिर आपके पास में दोनों का मान बराबर रखते ही आपके पास में क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो ये हो गया आपका गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग। दूसरा जो हमारा अनुप्रयोग रहेगा वो रहेगा समरूप आवेशित खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दूसरी हेडिंग क्या रहेगी कि कोई भी हमारे पास में एक गोला है इस प्रकार से, वो क्या है आपका समरूप आवेशित है, और ये जो समरूप आवेशित गोला है वो कैसा है, चालक गोला है, ठीक है। तो इसके कारण हमारे को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा, दोनों क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। जो 2 फॉर्मूले हमारे पास है फ्लक्स के, उन दोनों फॉर्मूले से हम फ्लक्स निकाल लेंगे, और फ्लक्स निकाल के उनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मिल जाएगी। लेकिन इस बार एक यहाँ पर कुछ अन्य चीज है। क्या चीज है यहाँ पर इस बार हमारे को 3 अलग अलग स्थिति देखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो पहले जो हमारी स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी कि जब बिंदु, जो हमारा P बिंदु होता है ना, तो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, या बोल सकते हो जो आपका स्मॉल r हो वो ग्रेटर देन हो कैपिटल R। क्या है ये, देखो अभी बता रहा हूं मैं आपको। क्या होगा कि जब आपका बिंदु P है वो गोले के बाहर स्थित हो, हमारे पास में एक समरूप आवेशित गोला ये रहा, ठीक है, समरूप आवेशित गोला मिल गया हमारे को। अब देखो यहां पर बना देता हूं, ये समरूप आवेशित गोला है। तो समरूप आवेशित मतलब यहाँ पर पहले तो ये चालक गोला है, इस गोले को हमारे को क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आवेश जब हम इसको देंगे तो आवेश आपका इस प्रकार से एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात में ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो भी चालक होता है, मतलब जो भी चालक कोई भी हो, चाहे तार हो चाहे कोई सा भी हो, उस पर जो आवेश रहेगा ना वो हमेशा उसके पृष्ठ पर रहता है, हमेशा किस पर रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा। जैसे अगर ये चालक है तो इस चालक है तो यहाँ पर जो इस पर आवेश रहेगा ना वो हमेशा इसके पृष्ठ पर रहेगा, इसके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन जो भी अचालक वस्तुएं होती है ना, वो अचालक वस्तुओं पर उनके क्या होता है, जो आवेश होता है वो उनके क्या होता है, अंदर रहता है। कहां पर रहेगा, अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी वस्तु चालक होती है तो वहां पर जो उनका आवेश होता है वो हमेशा कहां पर रहता है, आपका पृष्ठ पर ही रहता है। तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, जो आपका समरूप आवेश खोखला चालक गोला आ गया, इसका मतलब जो आवेश रहेगा वो आपका पूरा कहां पर रहेगा, उसके पृष्ठ पर ही रहेगा। तो ये बात हमारे को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब ये हमने आवेशित गोला तो कर दिया यहाँ पर। अभी इस आवेशित गोले के कारण एक बिंदु P है जो गोले के बाहर स्थित है। तो पहले मान लेते हैं इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल R। क्या है, कैपिटल R। अब इस कैपिटल R त्रिज्या से मतलब यहाँ से एक आपका बिंदु P है जो कहां पर स्थित है आपका, वो है आपका R दूरी पर स्थित। कहां पर है, R दूरी पर स्थित। और जो ये R होगा ना वो कहां पर होगा, कहां से होगा, केंद्र से होगा। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका बिंदु P है उसको कहां से मापोगे, आप केंद्र से मापोगे। क्योंकि अगर मान लो आप बिंदु P की यहां से दूरी मापोगे तो
फिर इन बेचारों के साथ में नाइंसाफी हो जाएगी ना, इसलिए हम यहाँ पर केंद्र से ही वो क्या लेंगे, बिंदु P की स्थिति है वो लेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि जो आपकी स्मॉल r है वो ग्रेटर देन है क्या है, कैपिटल R से। स्मॉल r ग्रेटर देन है ना यहाँ पर कैपिटल R से, तो यहाँ से हमने ये लिख दिया कि भाई आपकी स्मॉल r ग्रेटर देन है कैपिटल R से। तो यहाँ पर आपको सीधा ये दे दे और आपको पूछ ले कि आपको ये तीन स्थितियां लिखनी है, r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो आप अपने आप समझ जाना कि r ग्रेटर देन कैपिटल R से बोल रहा है, इसका मतलब हमारे को बोला जा रहा है कि जो आपका बिंदु P है वो कहाँ पर स्थित है, गोले के बाहर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु P है वो गोले के बाहर स्थित हो गया। अब हमारे को इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही नियम, सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, गाउस का जो नियम है उससे फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और गाउस के नियम से फ्लक्स निकालने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता होती है, फाई बराबर क्या होता है गाउस का नियम, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमारे को यहाँ पर क्यू की आवश्यकता होगी, मतलब आवेश की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पर बताओ मेरे को कि मैं यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण दूं कि आयतन आवेश वितरण दूं कि यहाँ पर मैं पृष्ठीय आवेश वितरण दूं। तीन आवेश वितरण होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय। तो कौन सा मैं यहाँ पर वितरण दूंगा, तो यहाँ पर देखो क्या रेखा के अंदर है वो आवेश का वितरण हुआ है, एक किसी सीधी रेखा में आवेश का वितरण हुआ है, नहीं हुआ ना एक सीधी रेखा में आवेश का वितरण, क्या किसी आयतन में यहाँ पर आवेश का वितरण हुआ है, आयतन का मतलब पूरे में होना चाहिए, क्या यहाँ पर आवेश, यहाँ पर इसका वितरण हुआ आवेश का, नहीं हुआ ना वितरण, इसका मतलब ना तो रेखीय आवेश वितरण देंगे और ना ही आयतन आवेश वितरण देंगे, तो बचेगा कौन आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पृष्ठीय आवेश वितरण से, पृष्ठीय आवेश वितरण से। तो पृष्ठीय आवेश वितरण से क्या होगा आपका, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है आपका, सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन S, और यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा S। Q का मान आ गया, तो अब लिखोगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होता है, गाउस का नियम क्या होता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहां से फाई बराबर Q का मान देखो, Q का मान क्या है, सिग्मा S, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। अभी पूरा नहीं हुआ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एस क्या है आपका, एस है वो आपका है क्षेत्रफल। तो बताओ इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, यदि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, भाई गोले का क्षेत्रफल चाहिए ना। यहाँ पर देखो मैंने लिखा आवेश है, तो आवेश किस पर बोला है, हमारे को गोले पर ही बोला है ना। तो यहाँ पर हमारे को त्रिज्या जो क्षेत्रफल लेना पड़ेगा वो भी किसका, इस गोले का लेना पड़ेगा ना। तो बताओ इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, एक गोले का, खोखले गोले का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि फाई बराबर, ये पहले लिख लो कि चूंकि एस बराबर क्या होगा आपका 4 पाई कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपने इस बड़े वाले गोले पर आवेश देखा है यहाँ पर। तो यहां से आपका हो जाएगा कि फाई बराबर सिग्मा इंटू किस में हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, एस मतलब क्या हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा नीचे एप्सिलॉन नोट। ये तो बन गई आपकी पहली समीकरण, मतलब आपका पहला फाई आ गया। अब आपको दूसरा फाई चाहिए, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दिया, बिल्कुल आसान था, गोला लिया, गोले पर आवेश है वो क्या हुआ, एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो गया। अगर अचालक होता तो अंदर जाता, चालक होगा तो ध्यान रखना कोई भी चालक हो उस पर जो आवेश रहता है हमेशा पृष्ठ पर ही रहता है। बिंदु P पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें पहले यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण से हमने सिग्मा निकाल लिया, फिर वहां से गाउस के नियम से हमने निकाल लिया भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा इनटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इससे पहले हमारे को क्या करना है, यहाँ पर ये जो मैंने निकाला है वो मैंने यहाँ पर इससे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, जब ये तो हमारे को यहाँ पर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी P बिंदु को, नहीं तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमारा बिंदु P है, हमें बिंदु P पर है वो क्या ज्ञात करना था, फ्लक्स ज्ञात करना था। तो बिंदु P पर फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी ना, उसके बिना कैसे निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम पहले गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, यह आपका गाउसी पृष्ठ है, ठीक है, और ये बिंदु P कहां पर आपका गाउसी पृष्ठ के यहाँ पर है। तो अब हमारे को क्या है, ये गाउसी पृष्ठ आपको पहले बनाना है, फिर ये आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हमारे को क्या चाहिए, बिंदु P पर है वो क्या करना है, अगर हमारे को है वो फ्लक्स निकालना है तो उसका मतलब हमारे को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक क्षेत्रफल अल्पांश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल अल्पांश। तो कितने क्षेत्रफल अल्पांश लूं मैं, 1 2 3 4 कितने लूं, एक लेने की जरूरत है यहाँ पर, और कहीं कहीं पर लो, बात तो हुई आने वाली ना, यहाँ से लोगे तो भी आपकी आर दूरी है, कहीं पर भी लो आपका एक ही क्षेत्रफल अल्पांश लेने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं ds,
तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो ds वेक्टर इस साइड में होगी इसकी दिशा, और e वेक्टर भी, ये प्लस आवेश है तो इस बिंदु आवेश पर जो आपके प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, e वेक्टर इस दिशा में होगा। तो पहले तो हम निकालते हैं कि क्षेत्रफल या अल्पांश ds पर से निर्गित विद्युत फ्लक्स, अल्पांश ds से निर्गित विद्युत फ्लक्स। तो वो कैसे निकालेंगे, d फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, वो सीधे लिख देते हैं यहाँ पर, एक ही आपका अल्पांश, तो क्या हो जाएगा e ds कोस थीटा। थीटा का मान बताओ कितना है, थीटा का मान है 0 डिग्री, एक नहीं है यहाँ पर, ds भी e भी इसी साइड में, तो यहाँ से आपका जो d फाई है वो कितना आ गया आपका e ds आ गया। अब देखो आपके पास में ये तो आपका एक अल्पांश के कारण आया, आपको क्या करना है, इस प्रकार से छोटे छोटे यहाँ पर अल्पांश लेने हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे आपको अल्पांश लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो यहाँ पर समाकलन कर दो, तो ये समाकलन हो गया बंद पृष्ठ का, तो ये बंद पृष्ठ का समाकलन होगा, तो ये किसका समाकलन हो जाएगा, फाई। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 12 जाएगा, और यहाँ पर समाकलन होगा किसका, केवल ds का होगा, इसका होगा ds का होगा। और ये ds क्या है, ये है क्षेत्रफल। तो बताओ इस बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, छोटे वाले का थोड़ी देखेंगे, हमारे को तो यहाँ पर देखो हमने फ्लक्स चाहिए, वो किस गोले किसके लिए चाहिए, इस पूरे बड़े वाले में के अंदर हमारे को क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। तो इस पूरे बड़े वाले गोले के अंदर अगर हमारे को फ्लक्स चाहिए तो फाई बराबर क्या होगा, e ds। तो इस बड़े वाले क्षेत्र जो गोले उसका हमारे को क्षेत्रफल चाहिए, तो इस बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी पहले त्रिज्या देखो कितनी है, कि स्मॉल r है, तो इस बड़े वाले जो यहाँ पर होगा गोला होगा उसके जो आपका क्षेत्रफल होगा वो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका आ गया फ्लक्स, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है आपको, दोनों को बराबर कर दो आप, तो दोनों को बराबर करो, e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको स्मॉल r स्क्वायर लेना है, यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि पहले हमने फ्लक्स देखा था इस छोटे वाले गोले के अंदर, फिर हमने देखा था इस यहाँ पर जो बड़े वाला गोला है उसके अंदर, फिर हमने यहाँ पर फाई को क्या किया, बराबर किया है। तो ये भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते थे, गलती कर देते हैं, यहाँ पर भी कैपिटल R स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो यहाँ से हो जाएगा e इंटू 4 पाई स्क्वायर बराबर किसके होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कट रहा है उसको काट दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और r स्क्वायर तो कैंसिल होगा नहीं, इसका मतलब जो आपका e है वो किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आपका नीचे क्या आ गया r स्क्वायर। ये आ गया आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P कहां पर हो, गोले के बाहर स्थित हो, या फिर r ग्रेटर देन हो कैपिटल R से। यहां से आपको दिख रहा है कि जो आपका E है वो क्या है आपका व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर की, मतलब कहने का मतलब जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तो जो इस बिंदु P पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इसकी मतलब जो यहाँ पर दूरी होगी उस पर बात पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये पहले वाले में भी ध्यान रखना है, हमारा आया था ना पहले वाला क्या आया था, एक अनंत रेखा के आवेश के कारण या फिर L लंबाई के आवेशित तांबे के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जरूरत, उसके लिए क्या आया था 2k लैम्डा अपॉन r। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि E है वो आपका क्या है व्युत्क्रमानुपाती r की, तो वहां पर भी क्या होगा, अगर बिंदु है वो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या जाएगा, दूर जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक कंडीशन हमने देख ली कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तब हमारा विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, ये आ गया। अब हमारी तीसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन, यदि बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, गोले की सतह पर स्थित हो, तो भी क्या होगा, देखो मतलब इस बार आपका बिंदु P है वो कहां पर स्थित है, सतह पर ही स्थित है। और बिंदु अगर P सतह पर स्थित हो गया तो यहाँ पर बोल सकते हो जो आपकी स्मॉल r होगी वो और कैपिटल R होगी, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। भाई बिंदु P है
ये इस प्रकार से गोला है, इसकी त्रिज्या आपकी आर है और यहाँ पर पी बिंदु आ गया, इसका मतलब पी बिंदु के लिए भी जो आपकी आर यही रहेगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो आपको ये पूरा इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से क्या कर दो, आर बराबर आर कर दो। तो यहाँ पर जैसे आप आर बराबर आर करोगे तो ई बराबर क्या बचेगा, एक की जगह रख दो, इस कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो, तो स्मॉल आर स्क्वायर और अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब ई बराबर कितना आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका। तो यहाँ पर देखो जब भी बिंदु P पर स्थित मतलब पृष्ठ पर या सतह पर स्थित होगा तब वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पर निर्भर नहीं करेगी, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगी। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि समरूप आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, समरूप आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर या सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन होगी कि जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। पहले बाहर था अब सतह पर आया, अब तीसरी कंडीशन में कहां पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो अंदर वाले के लिए हम निकालते हैं। तीसरी कंडीशन रहेगी हमारी जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो ये आपका गोला रहा इस प्रकार से, इस पर ये आवेश आ गया प्लस प्लस प्लस। अब जो बिंदु P है वो कहां पर स्थित है, गोले के अंदर स्थित है। तो ये तो आपकी होगी गोले की त्रिज्या r और इस बार मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर स्थित है, आपका बिंदु P हो गया। तो इस बिंदु P अंदर है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी है आपको। तो गाउसी पृष्ठ की कल्पना कहां पर करोगे भाई, बिंदु P को ही तो लेकर आपको, क्योंकि बिंदु P पर आपको क्या याद करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको गाउसी पृष्ठ की कल्पना यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार से गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लो आप। तो ये गाउसी पृष्ठ बन गया आपका, बन गया आपका। अब यहाँ पर बताओ मेरे को, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई पृष्ठीय आवेश वितरण से। तो पृष्ठीय आवेश वितरण से क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण से सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन S। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा S। तो यहाँ से Q बराबर सिग्मा इंटू S की जगह क्या लिखूंगा, ये इस पूरे गोले की बात हो रही है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 4 पाई R कैपिटल R स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 बराबर आ जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस P बिंदु पर हमारे को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो बताओ यहाँ पर पहले तो कि यहाँ पर 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ये कुछ और आएगा या यहाँ पर कुछ और चीज आएगी यहाँ पर। अरे देखो गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है ना। और हमने यही पढ़ा है शुरुआत के अंदर कि गाउस के नियम में, गाउस के महत्वपूर्ण जो आपके तथ्य थे उसके अंदर पढ़ा था कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। अगर गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होगा, ये गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश अगर नहीं होगा तो जो आपका फाई है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। फाई क्या हो जाएगा, जीरो। और फाई जीरो हो गया। और फाई किसके कारण आता है, फाई होता है विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स किसके कारण आता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण। तो इसका मतलब फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ही नहीं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं है नहीं तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। इसका मतलब जो आपका बिंदु P होगा वहां पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो गाउसी पृष्ठ के अंदर, ये जो हमने गाउसी पृष्ठ बनाया है इस बाहर वाले के तो विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन इस गाउसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। इसलिए यहाँ पर सीधा आप लिख दोगे कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। तो जब बिंदु P है वो गोले के अंदर स्थित होता है तब जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है, शून्य होती है। कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ ली समरूप आवेशित खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन पहली कंडीशन में हमारे पास में जो ई आया वो क्या आया, हमारा ई आया हमारा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित होता है तब ई बराबर आया था, दोनों आर बराबर हो जाएंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और तीसरी कंडीशन में हमारा जो ई आया वो कितना आया, जीरो आया, क्योंकि अंदर है वो कोई भी आवेश नहीं है। तो इस वजह से वहां पर जो आपका विद्युत फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होगी, जीरो होगी यहाँ पर। तो ये आपके पास में तीन कंडीशन आ गई, तो इनको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप एक ऐसा कुछ बना सकते हो डायग्राम भी कि ये मान लो आपका समरूप आवेशित गोला है,
यहाँ से इस प्रकार से आपके विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, कम होता है, किसके अनुसार, ई ये व्युत्क्रमण अनुपाती होता है आर स्क्वायर के। यहाँ पर भी आपका इसी प्रकार से लिख सकते हो, व्युत्क्रमण अनुपाती होता है आर स्क्वायर की। ये वाली कंडीशन लिख दें यहाँ पर कि जैसे ही आप क्या करोगे, इस आवेशी चालक गोले से थोड़े से आगे जाओगे तो आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके अनुसार है वो क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पर आपको बताया इसका केंद्र होता है या यहाँ पर अंदर है वो जो आपका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। और इसके पृष्ठ पर अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र है वो किसके अनुसार कम होगा, आर पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र आपका ई इसके अनुसार है वो आर के इसके अनुसार चेंज हुआ, यहाँ पर भी सेम वही है, बस ये कंडीशन ऐसे लिख दो, दोनों सेम ही बात है यहाँ पर। ठीक है, एक साइड है और बीच में यहाँ पर कितना हो गया आपका विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। और यहाँ पर इस पृष्ठ पर बात करें तो पृष्ठ पर आपका आर कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आर 0 रहने का मतलब ये वो आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमने में एक डायग्राम इस प्रकार से बन गया। तो ये हो गया आपका समरूप आवेशित खोखले चालक गोले का कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज के जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसके अनुप्रयोग आएंगे तो उनका है वो अध्ययन है वो जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर करेंगे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि गॉस नियम के क्या अनुप्रयोग है। विद्युत क्षेत्र निकालना है आपको तो सबसे पहले आपको वितरण देखना है कि कौन सा वितरण हुआ है, फिर आपको गॉस का नियम से आपको फाई का मान निकालना है, फिर आपके पास में फाई का एक दूसरा फॉर्मूला और होता है, उस फाई के दूसरे फॉर्मूले से आपको फाई का मान निकालना है। गॉस के नियम के कारण जो फाई आया है और जो दूसरा फॉर्मूले से फाई आया है उन दोनों को आप क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मिल जाएगी।